गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने अकाउंट्स का चैप्टर 3 करने वाले हैं, जो कि टोटल टॉपिक जो है थ्योरेटिकल टॉपिक है। बच्चों को थियोरी में थोड़ा इंटरेस्ट कम ही आता है, बट स्टिल हमको करना ही है। तो इस पूरे चैप्टर में हम दो मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वो क्या क्या है? एक तो हम अजम्पशंस पढ़ेंगे। अजम्पशंस क्या होती हैं? जो चीज़ें हमको मान कर चलनी पड़ती हैं कि हाँ ये ऐसा हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी अजम्पशंस हैं। और दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंट्स को कंसिस्टेंट वे में प्रोड्यूस करने के लिए या बताने के लिए हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अजम्पशंस से। ऑल्दो ये अजम्पशंस गलत भी हो सकती हैं, बट स्टिल हमको प्रॉपर वे से अकाउंट्स बनाने के लिए इन अजम्पशंस को फॉलो करके चलना पड़ता है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। बेटर हम एग्जाम्पल से बात करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये अजम्पशन क्या कहते हैं, और इस अजम्पशन से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं बच्चा, तो हम ये हमेशा प्रिज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। हम ये हमेशा प्रिज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो है हमारा लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट से कोई भी बिजनेस मान लेते हैं, मेरा एक बिजनेस है, कोचिंग सेंटर है। अगर मैं आप लोग को ये कह के चलूं कि मैं आपको क्लासेस जो है सिर्फ अक्टूबर तक दूंगा या नवंबर तक दूंगा, उसके बाद आप खुद से प्रिपेयर कर लेना, तब तक मैं सारा कोर्स खत्म कर दूंगा, तो एक बार के लिए माइंड में आ जाएगा। क्या माइंड में आएगा? नहीं, अक्टूबर तो उसके बाद तो फिर अगर एग्जाम हुए तो वापस से कैसे रिवीजन कैसे होगा, ये होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं ये कह के चलूं कि मैं मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद करने वाला हूं, मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा, तो शायद आप मेरे से डिसीजन नहीं लोगे, शायद आप मेरे से मतलब एग्रीमेंट नहीं करोगे। और आप ही नहीं, आप कौन है? आप कस्टमर्स हैं कि एक बिजनेस के लिए आप कस्टमर्स हैं। आप ही नहीं, और बहुत सारे लोग। कोई भी बिजनेस, मान लो मैं ये मार्केट सप्लाई कर रहा हूं, मार्केट सप्लाई करने के लिए मेरे को इसको बनाना पड़ेगा ना। इसको बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल खरीदना होगा। अब रॉ मटेरियल अगर मैं क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूं, यानी उधार खरीद रहा हूं, तो मेरे क्रेडिटर्स डेवलप होंगे। फैक्ट्री लगाने के लिए मैंने बैंक से लोन भी लिया है, मशीनरीज वगैरह खरीदने के लिए सब लोन लिया मैंने, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं उनको ये कहूं कि मैं ये मार्केट सिर्फ 6 महीने तक बनाऊंगा, उसके बाद नहीं बनाऊंगा, तो क्या बैंक मुझे लोन दे देगा? लॉन्ग टर्म के लिए तो कभी भी नहीं देगा। क्या क्रेडिटर्स हमको क्रेडिट पे गुड्स दे देंगे? कहेंगे भैया हमने इनको गुड्स क्रेडिट पे दिए, पता लगा ये तो फैक्ट्री बंद करके चले गए, तो हमारा पैसा रुक जाएगा। मोर ओवर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो भी शायद काम नहीं करेंगे, क्योंकि भैया यहाँ तो जॉब टेम्परेरी है। टेम्परेरी जॉब में हम बेटर है कि हम कोई ऐसी जॉब ढूंढेंगे जो परमानेंट होगी। ये तो 4-6 महीने में बिजनेस बंद करने वाले हैं। और डेटर्स जो हमसे ये सामान खरीदते हैं वो भी शायद नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको चाहिए रेगुलर सप्लाई। कहते ये 3 महीने तक तो ये दे देगा हमको, उसके बाद तो हमको नया सेलर ढूंढना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम किसी ऐसे सेलर को ढूंढते हैं जो हमको रेगुलर सप्लाई दे सके। इसीलिए हम हमेशा ये एज्यूम करके चलते हैं दैट आवर बिजनेस इज गोइंग फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इनडेफिनेट पीरियड कोई फिक्स पीरियड डिफाइन नहीं है कि वो 5 साल होगा, 10 साल होगा। इनडेफिनेट मतलब जो कि सबके लिए सुटेबल होगा। अगर मैं कहूं कि मैं मेरा कोचिंग सेंटर अगले 20 साल तक चलाने वाला हूं, तो आपके लिए ये पीरियड इज मोर देन इनफ। आप कहोगे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 20 ईयर्स हमारे लिए काफी। हमको कितना टाइम पढ़ना है? हमको 2 साल मैक्सिमम। अगर ग्रेजुएशन करेंगे तो 5 ईयर्स ही तो पढ़ना है। तो अगर इनका बिजनेस अगले 5 साल तक भी चलेगा तो भी हमारे लिए ओके। जो कह रहे हैं कि इंडेफिनेट पीरियड है, यानी मे बी फॉर 10 ईयर्स और मोर देन दैट, तो आप मेरे साथ ओके रहोगे। इसी तरह से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए अगर वो कह के चले कि मैं 20 साल तक बिजनेस चलाऊंगा, बैंक वाले लोन भी दे देंगे, क्रेडिटर्स उधार भी दे देंगे, एम्प्लॉयज भी जॉब करेंगे और डेटर्स भी उनसे सामान खरीदते रहेंगे, क्योंकि उनको पता कि फॉर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स सप्लाई रहेगी। तो यही चीज, चाहे ये गलत है या सही है, ये हमको मान के चलनी पड़ती है दैट आवर बिजनेस इज गोइंग फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। दिस इज बेसिकली गोइंग कंसर्न अजम्पशन। और यही एक रीजन है, जब भी आप कोई एसेट खरीदते हो तो आप उसको एक्सपेंस नहीं मानते हो। अब एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो होता है जो हमको मतलब जो विद इन ईयर एग्जॉस्ट हो, जो विद इन ईयर खत्म हो जाता है, या जो बार बार करना पड़ता है। देखिए, जब भी कोई एसेट खरीदी जाती है, जब हमको पता है कि हमारा बिजनेस 10 साल तक 20 साल तक चलने वाला है, और मैंने आज कोई मशीनरी खरीदी है 5 लाख रुपए की, तो मैं 5 लाख का उसको एक्सपेंस नहीं मानूंगा। वो 1 साल में नहीं खत्म हो जाएगी, वो उतने ही टाइम पीरियड में खत्म होगी जितने टाइम तक हमारा बिजनेस चलने वाला है। अगर हाँ हमको पता कि हमारा बिजनेस सर 1 साल तक रहने वाला है, तो मैं उस मशीनरी को भी एक्सपेंस मानता। ठीक है, एक्सपेंस वो होता है जो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, और जब आप एसेट खरीदते हो तो वो रियल अकाउंट में जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर मशीनरी भी तो एक खर्चा ही है ना,
बट वो खर्चा लॉन्ग लास्टिंग है, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेटर ऑन कभी बात भी करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारी पहली assumption थी, गोइंग कंसर्न assumption that our business is going for an indefinite period, right? Number second is consistency assumption. Consistency, consistent का मतलब होता है रेगुलर। ये वाली assumption हम बेसिकली वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पर दो मेथड्स इक्वली अडॉप्टेबल होते हैं, मतलब इक्वली अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। हमारे क्लास 11 में जब डेप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे आगे आकर भी, तो डेप्रिसिएशन लगाने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट दो मेथड्स ऐसे हैं जो इक्वली एक्सेप्टेबल है, जिसको हर कोई मानता है कि हाँ चलो आप ये वाला मेथड लगा लो, ये वाला नहीं तो दूसरा मेथड लगा लो। ये दो मेथड कौन से, हल्का फुल्का से इसके बारे में बताता हूं। जैसे हमने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपीज की, इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन है, 10% डेप्रिसिएशन है। तो दो मेथड का नाम जो है वो एक है SLM और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। SLM स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंगली आप डेप्रिसिएशन जो 10% लगाएंगे वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगाएंगे। ओरिजिनल वैल्यू मतलब जितने में आपने वो खरीदी थी, कॉस्ट के ऊपर लगाएंगे, कॉस्ट के ऊपर। तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, वैल्यू कितनी बच जाएगी 90,000। दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा फिर से 10,000, क्योंकि मेथड जो है SLM या इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, बाद में बात करेंगे लेंगे, अभी तो मेरे को सिर्फ आपको मेथड्स बताने हैं। दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन 10,000 तो वैल्यू रहेगी 80,000, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000, वैल्यू रहेगी 70,000। ऑल इन ऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम लग रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्टेटमेंट मेथड है। जबकि WDV मेथड यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये कहता है दैट डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन रिड्यूसिंग वैल्यू, जो वैल्यू बच जाती है उसके ऊपर लगता है। तो पहले साल तो 10,000 रुपए लगेगा 10,000, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन कम होता रहेगा। 90,000 के ऊपर 10% यानी 9,000 लगेगा, फिर 81,000 वैल्यू बच गई, उसके ऊपर 10% लगेगा 8,100, तो वैल्यू बच गई 72,900 एंड सो ऑन। तो अकाउंट्स में दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है, दोनों ही मेथड ओके हैं। उनको लगता है दोनों में से किसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर असम्पशन ये कहती है यू मस्ट बी कंसिस्टेंट टू फॉलो एनी पर्टिकुलर मेथड। अगर आप कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं, यू मे फॉलो स्टेटमेंट मेथड, तो यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। ये नहीं एक साल स्टेटमेंट मेथड लगा दिया, दूसरे साल दूसरे मेथड से डेप्रिसिएशन लगा दिया, तीसरे साल फिर स्टेटमेंट मेथड लगा दिया, फिर ऐसे मतलब आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं कि एक साल कोई मेथड, दूसरे साल कोई मेथड, तीसरे साल कोई। यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, यू मस्ट बी रेगुलर टू फॉलो एनी पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। तो अगर आप SLM फॉलो कर रहे हैं तो आप SLM ही लगाते रहेंगे, अगर आप WDV फॉलो करते हैं आप WDV ही लगाते रहिए। ये वाले असम्पशन ये कहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी मेथड चेंज नहीं कर सकते हैं, बट नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली। बार बार मत चेंज कीजिए, आप वंस इन अ 5 ईयर चेंज कर सकते हैं। और जब भी आप मेथड चेंज करेंगे, हायर क्लासेस में हमको मेथड चेंज वाला सिस्टम भी बताया जाता है कि आप पिछले 4 साल से 5 साल से WDV लगा रहे थे, अब आप चाहते हैं कि आप SLM लगाइए, तो आपको उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि उसका जो मेन इफेक्ट पहले के सालों से चलता आ रहा था वो भी बताना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो जाने दीजिए उसको। आप सिर्फ ये देखिए कि आप मेथड चेंज कर सकते हैं, बट नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली। बार बार नहीं चेंज करना है, एक साल कुछ, दूसरे साल कुछ, तीसरे साल कुछ नहीं। 5 साल तक एक मेथड चलाइए, उसके बाद आफ्टर 5 years यू कैन स्विच, आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर वापस से 2, 3, 4, 5 साल चलाइए और फिर आप चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज करना। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप रेगुलर होना चाहिए। ये हमारी सेकेंड अजम्पशन है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन, ये भी एग्जाम्पल से समझ में आएगी। एक्रूअल अजम्पशन देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप मेरे पास कुछ सामान लेने के लिए आए हैं इन दी मंथ ऑफ से अप्रैल में आपने मेरे से कोई सामान लिया, ठीक है, गुड्स ले लिया आपने मेरे से और आप ले भी गए हैं, बट अभी आपने पेमेंट नहीं की है। उसकी पेमेंट आपने 2 महीने के बाद की, जून में, 2 मंथ्स के बाद की है जून में। तो अब मेरा कंसर्न क्या है, मेरा पॉइंट क्या है कि मैं इनकम कब मानूं? तब जब आपने मेरे से अप्रैल में गुड्स लिए, या आपने जब मेरे को जून में पेमेंट की, पैसा आपने मेरे को जून में दिया है। ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल
आप अप्रैल में गुड्स लेने वाले थे, बट इसके लिए मैंने आपसे एडवांस फरवरी में ही ले लिया। इन द मंथ ऑफ फरवरी मैंने आपसे एडवांस ले लिया और कहा कि मैं आपको अप्रैल में गुड्स सप्लाई कर दूंगा, और ऐसे हुआ आपने मेरे को फेब में सारी पेमेंट कर दी और मैंने आपको गुड्स बना के अप्रैल में दिए। अब ये दो अलग अलग केसेस हैं। इन बोथ द केसेस जो गुड्स की जो डिलीवरी हुई है वो मंथ ऑफ अप्रैल में हुई है। एक केस में पैसा 2 महीने बाद मिला और एक केस में पैसा 2 महीने पहले मिला है। तो ये वाली अजम्पशन हमारी एक्रूअल अजम्पशन, जिसके ऊपर आगे आके एक प्रिंसिपल भी बना हुआ है, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, सेम है दोनों। वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि हम इनकम तब मानते हैं जब गुड्स की डिलीवरी होती है। इनकम इज रियलाइज्ड, इनकम तब मानी जाती है जब गुड्स की डिलीवरी होती है। पैसा कब मिला है ये मैटर नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल अजम्पशन, इनकम इज रियलाइज्ड ओनली व्हेन द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। जब गुड्स की डिलीवरी होगी तभी होगा, नो मैटर व्हेन द मनी इज रिसीव्ड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा पहले मिला है या पैसा बाद में मिला है। जब जिस दिन आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, चीज उनकी हो गई, उस दिन आप इनकम मानेंगे। उसी दिन आप इनकम मानेंगे जिस दिन आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, उसी दिन आप इनकम मानेंगे, रेदर देन कि जब आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, पैसा जब मिल रहा है वो मैटर नहीं करता है। आपने जिस दिन गुड्स की डिलीवरी दे दी, जिस दिन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, उस दिन आप जो है इनकम मान लेंगे। पैसा पहले मिले या बाद मिले वो डेट मैटर नहीं करते। डेट मैटर करते जिस दिन आपने गुड्स दिए, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की है। इसी वजह से मान लो आपने कोई सर्विस अवेल कर ली, पैसा नहीं दिया, अभी सर्विस अवेल कर ली, पैसा नहीं दिया, तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूं, अकाउंटिंग क्वेश्चन में बात की थी। तो उसको हम क्या बोलते थे कि अभी पैसा देना बाकी है, ये हमारे लिए एक्सपेंस हो चुका है क्योंकि आपने सर्विसेज अवेल कर ली है। तो ये इसको हम क्या बोलते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते थे। हम इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते थे। ठीक है, इसी तरह से आपने पहले पैसे रिसीव कर लिए, फीस रिसीव इन एडवांस, बट सर्विस देना बाकी है, तो ये आपकी इनकम नहीं है। पैसा चाहे पहले आ गया है बट अभी सर्विस देना बाकी है, तो आपकी इनकम नहीं है। हाँ, आपने सर्विस दे दी और पैसा नहीं मिला, सर्विस दे दी पैसा नहीं मिला, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। एक्रूड इंटरेस्ट वाला केस हमने पढ़ा था। तो ये वाली अजम्पशन उन चीजों को प्रूव करती है। ठीक है, तो ये 3 अजम्पशन हमने पढ़ी है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमको क्या बताता है, बिजनेस इज गोइंग फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, लॉन्ग टर्म तक के लिए चलेगा। कंसिस्टेंसी अजम्पशन हमको ये बताती है कि आप जब भी कोई मेथड फॉलो करेंगे तो आप कंसिस्टेंट रहने चाहिए, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट टू फॉलो एनी पर्टिकुलर मेथड। और एक्रूअल अजम्पशन ये कहती है कि इनकम इज रियलाइज्ड और इनकम इज कंसीडर्ड ओनली एंड ओनली व्हेन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक प्लेस, नो मैटर व्हेन द मनी इज रिसीव्ड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कब रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये 3 अजम्पशन हमने पढ़ी है। अभी हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स का मतलब कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ अकाउंटिंग सजेशंस है। ये किस लिए रिकमेंड की जाती हैं, ताकि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी की सारी फर्म्स इनको फॉलो करें, सारे के सारे एंटरप्राइज इनको फॉलो करें, जिससे जब सारी फर्म्स एक ही तरह के रूल्स फॉलो करेंगे तो उनको इजिली हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, उनके जो भी उनकी इंफॉर्मेशन निकल कर आएंगी, और हम उनको इजिली कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स बेसिकली अकाउंटिंग रूल्स होते हैं। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। इसको हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी कभी बात की हुई है और बहुत बार बात की हुई है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, एग्जाम्पल अगर बात करें, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है और उसका बिजनेस, दोनों अलग अलग पर्सन माने जाते हैं। द पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट एंटिटीज, दोनों अलग अलग पर्सन माने जाते हैं। मैंने पहले भी कभी एग्जांपल लिया, एक बार वापस है। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ राम एंड कंपनी, एंड ही पुट सम कैपिटल इन दिस बिजनेस, से 5 लाख रुपीज। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ये, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली द पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट एंटिटीज। इसको हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली द पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस एंड हिज बिजनेस आर ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट एंटिटीज एंड ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज आर पास फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पास होंगी, ना कि पर्सनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और
जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को सोचोगे, समझोगे, तो जब राम एंड कंपनी को पैसा दिया तो उतने एक्सटेंट तक राम जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी। और इस तरह की लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। तो वहां पे कुछ लाइंस आपको यूज कर लेनी है। एंड जो ओनर है, ओनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर फॉर द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द बिजनेस। जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया है उतने एक्सटेंट तक वो बिजनेस का क्रेडिटर माना जाएगा। ऐसा ये वाला प्रिंसिपल बोलता है, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, राइट। चलिए नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये हमने लिमिटेशन में भी कहीं पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने लिमिटेशन में? कि अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं which can be measured in terms of money. We can record only and only those transactions which can be recorded in terms of money. Some transaction, although which are very important for the business, कुछ हमारे business के लिए बहुत these are very important for our business, but still just because of lack of their money measurement, क्योंकि हम उनको monetary terms से measure नहीं कर सकते हैं, हम उसको accounts में record नहीं कर सकते। मैंने पहले कभी एग्जाम्पल लिया था कि हमारे किसी राइवल फर्म्स ने, किसी कॉम्पिटिटर ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब इस चीज को हम मॉनेटरी टर्म से मेजर नहीं कर सकते, बट ये हमारे बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करेगा। हमारे एम्प्लॉयर्स के साथ में, हमारे एम्प्लॉयज के साथ में हमारे रिलेशनशिप साउंड नहीं है, इस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मनी मेजरमेंट नहीं है। तो अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3 प्रिंसिपल की, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के बारे में बताने से पहले मैंने एक अजम्पशन आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन बेसिकली क्या थी? गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमको बताती है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। और लॉन्ग टर्म का मतलब मे बी अ पीरियड ऑफ 20 years, वी कैन से दैट 20 साल, गुड एनफ, 20 साल, ठीक है। तो मैंने माना मेरा बिजनेस चलेगा 20 साल के लिए, अगर मुझे मेरे बिजनेस के एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए, कि मैंने इस 20 साल में क्या कमाया है, या अगर लॉस हुआ तो क्या लॉस हुआ है मुझे, तो वो कब पता लगेगा? आफ्टर सो मेनी ईयर्स, से आफ्टर 20 years, 20 साल बाद ही पता लगेगा। तो 20 साल बाद जब रिजल्ट्स आएंगे, से वो प्रॉफिट से रिजल्ट्स आए, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा प्रॉफिट था 20 साल बाद। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, थियोरी में एक हमारा टॉपिक भी है कि हमारे बिजनेस प्रॉफिट्स में या बिजनेस इंफॉर्मेशन में कौन कौन इंटरेस्टेड होता है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अभी मैं बात करता हूँ जरा गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट रखते हैं हमारे प्रॉफिट्स में? जस्ट टू कलेक्ट देयर टैक्सेस, उनको टैक्स कलेक्ट करना है। ऐसे एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड होते हैं, मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, और सप्लायर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, ट्रेडर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। वो भी कभी बात करेंगे वो लोग क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर वो लोग हमारे यहाँ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं और उनको ये सारी इंफॉर्मेशन 20 साल के बाद दी जाए, 20 साल बाद बताया जाए गवर्नमेंट को कि भाई हमने 20 साल में इतना प्रॉफिट कमाया, तो क्या गवर्नमेंट 20 साल तक वेट करेगी अपना इनकम कलेक्ट करने, अपना टैक्स कलेक्ट करने के लिए? क्या वो 20 years तक वेट करेंगे? तो नहीं। तो या सप्लायर्स 20 साल तक वेट करेंगे क्योंकि उनको हमारी क्रेडिट वर्दीनेस जाननी है, या एम्प्लॉयज 20 साल तक, कोई भी वेट नहीं करेगा 20 years तक। इसलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे लाइफ है बिजनेस की 20 years, उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल पार्ट्स में, और ईच पार्ट इज नोन एज एन अकाउंटिंग पीरियड। हर एक पार्ट को अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। नॉर्मली ये पीरियड 12 months का होता है, विच स्टार्टेड ऑन 1st of April एंड एंडेड ऑन 31st March, ठीक है। 1st April से स्टार्ट होता है और 31st March को जाकर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हमने लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है ताकि हर एक पीरियड के खत्म होने के बाद जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयज है, चाहे वो बैंकर्स है जिन्होंने हमको लोन दिया है, उन सबको जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाए। 20 साल तक का वेट करने को ना बोला जाए,
एक साल के पीरियड के बाद उनको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए, सो दैट उनको जो भी अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन को ले सके। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल बेसिकली कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कंपनीज के ऊपर ये सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिंगल ओनर है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या बताता है, मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगा जिसको आपको यूज करना अपने आंसर में। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अभी जैसे बात करें तो एक साल के बाद हमको इंफॉर्मेशन देनी है, बट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, नंबर वन, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल का मतलब उनको समझ में आनी चाहिए। आपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी जो या तो समझ में नहीं आ रही है, या आ रही है तो वो कम है, जितनी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं की है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल कहता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको अपने बिजनेस की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कहता कि आप ये बताओ कि आप रॉ मटेरियल कहां से लेकर आते हो, मतलब आप अपने बिजनेस के जो कुछ चीजें जो छुपा कर रखनी चाहिए कि आपका सप्लायर कौन है या आपके कस्टमर्स कौन है, वो थोड़ी ना डिस्क्लोज करोगे। अगर वो डिस्क्लोज करोगे तो कॉम्पिटिटर्स का फायदा उठा लेंगे। कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसके लिए इंटरेस्टेड पार्टीज बैठी हुई है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिलनी चाहिए, वो आपको जरूर बतानी चाहिए, वो जरूर बतानी चाहिए। तो ये हमारे पहले 4 प्रिंसिपल्स हैं। आगे के प्रिंसिपल्स के लिए मैं एक और वीडियो बना के दूंगा क्योंकि ये वाली वीडियो को ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो आगे के प्रिंसिपल्स के लिए एक और वीडियो का वेट कीजिए। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।